प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लागत के सिद्धांत पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक फर्म का अपने लाभ को अधिकतम करने का निर्णय उसके उत्पादन की लागत तथा आय की तुलना पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें इसी संदर्भ में लागत के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। एक फर्म की उत्पादन लागत से अभिप्राय सामान्यतः उन मौद्रिक खर्चों से लिया जाता है जो उस वस्तु का उत्पादन करने के संबंध में लिए जाते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक फर्म को उत्पादन के साधनों तथा गैर साधन लागतों का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये साधन लागत जैसे हमने पहले भी बात की, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और गैर साधन लागत जैसे कि आप कह सकते हैं कच्चा माल, बिजली आदि आदि। आम बोलचाल की भाषा में इन आगतों पर किए गए मौद्रिक खर्चों को उत्पादन लागत कहा जाता है। अब आप ये देखेंगे कि लागत की धारणाएं कौन कौन सी हैं। अब लागत की अलग अलग धारणाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें मुख्यतः मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, लेखाकर्म या व्यावसायिक लागत, अवसर लागत, आर्थिक लागत, सामाजिक लागत, निजी लागत, स्पष्ट लागतें और निहित लागतें। तो आप सबको लागत की इन सभी धारणाओं के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो है मौद्रिक लागत की। मौद्रिक लागत जो है किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो कुछ मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उस वस्तु की मौद्रिक लागत कह सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लागत शब्द का प्रयोग मौद्रिक लागत के लिए ही किया जाता है। अब मौद्रिक लागतों में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं आपको ये पता होना चाहिए। इनमें श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी शामिल है, ऋणों के लिए दिया जाने वाला ब्याज शामिल है, इमारतों के लिए दिया जाने वाला किराया शामिल है, कच्चे माल तथा मशीनों पर किया गया खर्च शामिल है, बीमा, कर, बिजली, रोशनी, ईंधन पर किया गया खर्च शामिल है और यातायात के लिए किया गया खर्च शामिल है। इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं वो सब मौद्रिक लागतों के अंदर आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें वो है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न और त्याग करना पड़ता है वह उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी पूर्ति करने में कष्ट, दुख और परेशानी। आपको पता होना चाहिए भाई, आपके पास जो है वो पैसा है, अगर आपने उस चीज़ को, उस पैसे को, उस मुद्रा को किसी चीज़ के उत्पादन में लगा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ से, उस मुद्रा से आपको वंचित होना पड़ेगा और जो भी उसके वंचित होने में कष्ट, दुख और परेशानी आपको हुई वो सब क्या कहलाएगी? वो सब एक तरीके से कहलाएगी वास्तविक लागत। मार्शल की अगर हम बात करें तो मार्शल ने इन्हीं संदर्भों में कहा कि प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर किसी वस्तु की वास्तविक लागत को बताते हैं। तो इसमें हमने कष्ट, त्याग और प्रयत्न के रूप में हम वास्तविक लागत को देखते हैं। तीसरा जो है वो है लेखाकर्म की लागत। लेखाकर्म की लागत या इसको हम व्यावसायिक लागत भी कह सकते हैं। अब ये व्यावसायिक लागत क्या है या लेखाकर्म की लागत क्या है? ये उन नगद भुगतानों से है इनका संदर्भ जो फर्में साधन आगतों, गैर साधन आगतों तथा गिसावट व्यय के रूप में करती है तथा अपने बही खातों में दर्ज करती है। समझे? निकलसन
की अगर हम बात करें, वो कहते हैं लेखाक्रम लागतों से अभिप्राय है नगद खर्चे, ऐतिहासिक लागतें, घिसावट तथा अन्य बही खाता प्रविष्टियों से है इसका मतलब। ठीक है, जो भी आपने बही खातों के अंदर दर्ज कर लिया वो सब लेखाक्रम या व्यावसायिक लागत हुआ। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है लागत का, वो है अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत एक तरीके से हम आर्थिक विश्लेषण में बात करें तो इसका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, अवसर लागत को अगर सामान्य भाषा में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मूल्य, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो किसी वस्तु की अवसर लागत उन परित्यक्त वैकल्पिक पदार्थों का मूल्य होती है जिन्हें इस वस्तु के उत्पादन में लगाए गए साधनों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। एक किसान एक खेत में गेहूं तथा चना दोनों फसलें पैदा कर सकता है। यदि 1 हेक्टेयर खेत में वह केवल गेहूं उत्पन्न करता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा। यदि चने की त्याग की जाने वाली मात्रा की कीमत 1000 है तो गेहूं की अवसर लागत क्या होगी? 1000 रुपये होगी। तो चने की वह कीमत जिसका किसान को गेहूं पैदा करने के लिए त्याग करना पड़ता है, गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। समझे? तो आप कह सकते हो दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग को आप एक किसी वस्तु की अवसर लागत कह सकते हैं। अब इसमें हम अगर ये एक डायग्राम बना करके देखें, भाई आप ये देखो इस तरीके से, यहाँ कोमोडिटी X है, इसमें कोमोडिटी Y है और ये A B पॉइंट है। अब यदि सारा का सारा जो आपके पास पैसा है वो आप X वस्तु के ऊपर लगा देंगे तो OB आप वस्तु पैदा कर सकते हैं, और Y पर लगा देंगे तो OA एक तरीके से पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, मान लो X वस्तु की ये OC मात्रा आपने पैदा की, तो इसके लिए आप यहाँ देखोगे इसकी जो पैदा करने की लागत क्या है, OAD। AD क्या होगी भाई? आपको इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा इसको पैदा करने के लिए। तो OC पैदा करने के लिए OC की अवसर लागत क्या होगी? AD। ठीक है, अब अगली अगर हम बात करें वो है आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कोस्ट। इकोनॉमिक्स कोस्ट क्या है? आर्थिक लागतों की परिभाषा उन मौद्रिक भुगतानों जो एक फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो साधनों की पूर्ति करते हैं अवश्य दिए जाने चाहिए के रूप में, तथा स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की उस त्यागी गई आय जो वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते हैं के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक लागत। भाई आर्थिक लागत की धारणा को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज में 1 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आप फीस या हॉस्टल के खर्चे या सभी खर्चे 6000 रुपये जो है वो करते हैं। तो कॉलेज में 1 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की लेखाक्रम लागत क्या होगी? 6000 रुपये। परंतु आर्थिक लागत में मौद्रिक खर्चों के अतिरिक्त उस आय को भी शामिल किया जाता है जो एक विद्यार्थी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगाए जाने वाले समय तथा धन के का किसी वैकल्पिक काम में प्रयोग करके कमा सकता था। यदि वह साल भर कॉलेज नहीं जाता तो मान लीजिए वो 5000 रुपये किसी काम में काम करके कमा सकता था। तो कॉलेज की पढ़ाई करने का खर्च 6000 तो उसने लेखाक्रम के रूप में कर दिए, साथ में जो 5000 रुपये जो वो कमा सकता था वो भी इसके अंदर शामिल होकर के कितना हो गया? 11000 रुपये एक तरीके से आप कहोगे कि वो आर्थिक लागत शामिल है।
5,000 रुपये तो आपने कौन सा कहा, अवसर में ये जिसको हमने कहा लेखाक्रम की लागतें जो बही खाते के अंदर दर्ज हुई, और 6,000 रुपये जो वो कमा सकता था वो शामिल किए। तो ये दोनों मिल करके क्या हो गए, 11,000 रुपये, ये जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाई। उसके बाद में है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत, ठीक है, तो सामाजिक लागत क्या है? सामाजिक लागत जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हुई तो समाज ने उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या भुगतान किया, वो सब क्या है, वो सामाजिक लागत कहलाएगी। ठीक है, प्रत्येक समाज के आर्थिक संगठन से संबंधित कई प्रकार की सामाजिक लागतें, जैसे यहाँ पर बहू ज्वेलरी के पास झाड़ली में ये प्लांट लगा हुआ है। अब इसमें कॉस्ट जो है वो कॉरपोरेट जो भी वहन कर रहा वो तो है ही है, लेकिन समाज भी इस पर्टिकुलर एक किस्म से जो ये उद्योग लगा हुआ है इसकी कीमत जो है वहन करता है। जैसे प्रदूषण, शोर, ठीक है, ये सब कौन वहन करता है? ये फर्म केवल वहन नहीं करती, समाज भी एक तरीके से वहन कर रहा है। तो प्रत्येक समाज के आर्थिक संगठन से संबंधित कई प्रकार की सामाजिक लागतें, जैसे प्रदूषण, शोर आदि, जिन्हें एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये है सामाजिक लागत। तो सामाजिक लागत क्या हुई? सामाजिक लागत वह लागत है जो सारे समाज को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए चुकानी पड़ती है। समझे? अब आगे है निजी लागत। निजी लागत क्या होती है? निजी लागत वह लागत है जो एक फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इसमें दो तरीके की लागतें शामिल हैं, स्पष्ट लागतें एवं निहित लागतें, ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। निजी लागत वह लागत है जो किसी फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक को अपने स्वयं के निर्णयों के कारण खर्च करनी पड़ती है। सामाजिक लागत और निजी लागत में अंतर क्या है? एक मुख्य कारण क्या हुआ है? बाहरी लागतें है। सामाजिक लागत था निजी लागत में अंतर पाए जाने का एक मुख्य कारण क्या है? बाहरी लागतें। बाह्य लागतें क्या कौन सी हो गई? वे लागतें जो उन लोगों को उठानी पड़ती है जिन्हें किसी वस्तु के उत्पादन के फलस्वरूप ऋणात्मक बाह्यताओं, जिसको हम एक्सटर्नैलिटीज बोल सकते हैं, का अनुभव होता है। ठीक है, तो निजी लागत क्या हुई? निजी लागत हुई सामाजिक लागत। सामाजिक लागत में से अगर हम बाहरी लागत को निकाल दें तो वो क्या कहलाएगी? वो निजी लागत कहलाएगी। अब हमें जिस लागतों के विषय में बात करनी है वो है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागत क्या है? एक फर्म को कई आगत खरीदने, जिसको इनपुट खरीदने भी कह सकते हैं, या किराए पर लेने पड़ते हैं फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो उसे श्रम, कच्चे माल, ईंधन, यातायात, बिजली आदि की पूर्ति करते हैं, मौद्रिक भुगतान करने जो पड़ते हैं फर्म द्वारा दूसरों को किए जाने वाले इन मौद्रिक भुगतानों को ही हम स्पष्ट लागतें कहेंगे। तो क्या हुआ? स्पष्ट लागतें ये वे नगद भुगतान हैं जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं और वस्तुओं के लिए दिया जाता है। फिर है निहित लागतें। एक फर्म के पास उत्पादन के कई आगत इनपुट्स ऐसे होते हैं एक जो कॉस्ट है वो है निहित लागतें। तो निहित लागतें क्या है? एक फर्म के पास उत्पादन के कई आगत इनपुट्स ऐसे होते हैं जिनकी वह स्वयं मालिक होती है तथा जिनका उपयोग भी वह स्वयं ही करती है। इसके लिए फर्म को किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान नहीं करना पड़ता, परंतु यदि फर्म उनका स्वयं प्रयोग करती है तो उसे इनकी बिक्री करने या उन्हें किराए पर देने से प्राप्त होने वाली आय के अवसर को त्याग करना पड़ता है।
उदाहरण के लिए, जब एक फर्म अपनी इमारत का स्वयं प्रयोग करती है तो उसे किसी को किराया नहीं देना पड़ता, परंतु इस इमारत को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से जो धन उसे मिलता तो वो उसकी हानि उठाता है। तो यही क्या कहलाती है, यही इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, निहित लागत कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इन लागतों के कंसेप्ट्स को देखा। आगे हम बात करेंगे अल्पकाल की लागतों एवं दीर्घकाल की लागतों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।